प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। व्यावसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता की इस पाठ्य चर्चा में आज जिस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे वह है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अगली कड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में की बारीकियों को समझ लेने के बाद अब हम इसके कुछ विशेष प्रावधानों को पर प्रकाश डालेंगे। उसके बाद फिर हम अगले अंक में प्रवेश करेंगे। आज जिस बिंदु को हम मुख्य रूप से समझने का प्रयास करेंगे वह है कंडीशंस एंड वारंटीज, और इसमें इसके आशय को समझने का प्रयास करेंगे। कंडीशंस क्या होती है, वारंटी क्या होती है, और एक विशेष डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर है, ये क्या होता है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किस तरह से होती है। तो इन सब बातों पर हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम कंडीशन को समझने का प्रयास करते हैं कि कंडीशन क्या है। यद्यपि सामान्य बोलचाल की भाषा में वारंटी, गारंटी, कंडीशन ये कुछ अलग इसके आशय हो सकते हैं, उस आशय से इस आशय में कुछ विभिन्नता है। इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें कि आप इस कंडीशन को एक सामान्य स्थिति में जिस कंडीशन का प्रयोग हम करते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, उससे यह पृथक है। इसीलिए इस पर एक विशेष ध्यान आकर्षण आपका चाहेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि कंडीशन क्या है। तो कंडीशन को जो एक्ट डिफाइन करता है वह कहता है कि अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन, एक ऐसा स्टिपुलेशन है जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए अति आवश्यक है, एसेंशियल है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के मुख्य उद्देश्य को जो पूरा करता है। और ये जो अगर इसको भंग किया जाता है, इस कंडीशन को अगर भंग किया जाता है तो जो भी पार्टी है वह उसके पास अधिकार देता है ये एक्ट कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सके, इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस अनुबंध को खत्म कर सके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये किसी भी अनुबंध के मूल में होता है कंडीशन। तो इसके बिना उस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यदि अन्य भाषा में अन्य शब्दों में हम कहें तो इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक इसी तरह से यदि इसकी पूर्ति न हुई तो ये मुख्य रूप से उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ही प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। इस नाते कंडीशंस का मीट होना बहुत आवश्यक है। अब सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 किस प्रकार कंडीशंस को डिफाइन करता है। दी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का ये जो प्रावधान है, ये जो धारा है, धारा 12 उपधारा 2, ये कंडीशन को डिफाइन करती है। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल्स टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू द राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। अर्थात कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ही रद्द किया जा सकता है यदि इस कंडीशन की फुलफिलमेंट न की जाए। तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस को सर्व करता है, ये बात हमको ध्यान रखना है। तो दो तीन बातें हैं। पहला तो ये एक एसेंशियल स्टिपुलेशन है, इसकी पहली शर्त है। दूसरा ये है कि ये मेन कॉन्ट्रैक्ट के मुख्य उद्देश्य को सर्व करता है। और तीसरा, यदि इसकी पूर्ति नहीं होती है या इसको भंग किया जाता है, इस कंडीशन को भंग किया जाता है, तो इसका कंसिक्वेंस या परिणाम ये हो सकता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त माना जाएगा। इस उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये एक बड़ा ही क्लासिक फेमस केस है हार्टली एंड हैमन के बीच में। बहुत पुराना है, 18वीं शताब्दी का लगभग ये केस है। तो इसमें मुख्य रूप से एक बात होती है जो इस प्रकार है। A man buys a particular horse which is warranted quite to ride and drive. एक व्यक्ति एक घोड़ा खरीदता है जिसके बारे में ये बात कही गई कि वह शांत है और बहुत ही अच्छे से दौड़ लगाता है। तो यदि ये जो घोड़ा है वह एक खूंखार घोड़े के रूप में परिवर्तित हो जाए, जिसके बारे में कहा गया कि वह बड़ा शांत है, तो यहाँ इस स्थिति में बायर जो क्रेता है उसकी एक ही रेमेडी होगी कि वह जो उसको डैमेज हुआ है, उसके खूंखार होने की वजह से जो भी डैमेज हुआ है उसको वो क्लेम कर सकता है। लेकिन
अगर बायर ने खरीदते समय उस हॉर्स के बारे में, उस घोड़े के बारे में ये कहा कि मुझे एक शांत और अच्छा घोड़ा चाहिए, अच्छा दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए, इस तरह से वो विक्रेता से अपनी बात विशेष रूप से कहता है और इसके बावजूद भी कोई विक्रेता उसे ऐसा घोड़ा देता है जो कि खूंखार है और मालिक के अनुसार नहीं दौड़ता है, तो ऐसी स्थिति में वह इस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने की पावर रखता है। तो यदि ग्राहक ने अपनी रिक्वायरमेंट विक्रेता के समक्ष रख दी है, तो ये विक्रेता की जिम्मेदारी है कि वह उसे वैसा ही उत्पाद दे जैसा उसके द्वारा, ग्राहक के द्वारा, क्रेता के द्वारा चाहा गया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो ग्राहक के पास ये राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है इस एक्ट के तहत, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक इसी तरह से जो अगला बिंदु है वह है वारंटी। वारंटी जो है वो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में कंटेन किया गया है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। तो ये जो वारंटी है ये भी एक स्टिपुलेशन है, लेकिन ये कोलेटरल है टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक को हम कह सकते हैं कंडीशन प्राइमरी स्टिपुलेशन है, जबकि वारंटी सेकेंडरी स्टिपुलेशन है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी महत्ता द्वितीयक है, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है। और साथ ही जब कंडीशन की ब्रीच होती है, जैसे हमने कहा कि कंडीशन की ब्रीच होने पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त किया जा सकता है, इसी के विपरीत जो वारंटी है उसका यदि ब्रीच होता है, उसको यदि भंग किया जाता है या उसकी पूर्ति नहीं होती है, तो जो पार्टी होती है वो उसके अगेंस्ट डैमेजेस के लिए कंपेंसेशन कर सकती है, पर कॉन्ट्रैक्ट को या अनुबंध को निरस्त नहीं कर सकती। ये मूल बात है जिसको समझने की आवश्यकता है। अब सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 किस प्रकार इसको डिफाइन करता है? सेक्शन 12(3) कहता है कि अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, the breach of which gives rise to only claim for damages, not a right to reject the goods and treat the contract as repudiated। तो उसी बात को, इसी डेफिनेशन को हमने पिछली स्लाइड में विस्तार से समझने का प्रयास किया। अब इनके भीतर इन दो शब्दों के मध्य क्या अंतर है, क्या भिन्नताएं हैं, उसको गहराई से समझने की आवश्यकता है, जिससे कि हम आगामी बातों को आसानी से समझ सके। तो जब हम कंडीशन की बात करते हैं, तो जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि कंडीशन एक प्राइमरी स्टिपुलेशन है, एसेंशियल स्टिपुलेशन है, जिसके बिना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की पूर्ति नहीं मानी जा सकती। जबकि वारंटी जो है वो कोलेटरल या सब्सिडरी स्टिपुलेशन है। कोलेटरल, सब्सिडरी या सेकेंडरी स्टिपुलेशन होने के नाते ये एक उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी की कंडीशन है, यद्यपि दोनों का पूरा होना आवश्यक है, क्योंकि वारंटी भी यदि पूरी नहीं होगी तो उसके लिए क्रेता को ये एक्ट राइट देता है जिससे कि वो डैमेजेस को क्लेम कर सके। और कंडीशन में ये राइट होता है कि डैमेजेस भी लिए जा सकते हैं, और यदि क्रेता आगे जाना चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को भी निरस्त करने की क्षमता रखता है। ठीक इसी तरह से breach of a condition gives aggrieved party right to sue for damages as well as repudiate the contract, जो हमने अभी जिस बात को कहा। यहाँ पर वारंटी में हम केवल डैमेजेस का क्लेम कर सकते हैं, किंतु किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। तो ये दोनों चूंकि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए यदि किसी केस में ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रही है तो उसे ब्रीच ऑफ वारंटी भी माना जा सकता है या माना जाएगा कुछ विशेष परिस्थितियों में। किंतु इसी के विपरीत जब हम कहते हैं कि ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन, अर्थात वारंटी के भंग होने को हम कंडीशन का भंग होना नहीं कह सकते, नहीं मान सकते। इस तरह से ये तीन मुख्य आधारों पर एक दूसरे से पृथक है, और इनकी पृथकता को समझते हुए अब इनके विशेष बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। अब इससे पहले कि हम इनके मुख्य बिंदुओं पर जाए, इनके प्रकारों को हम समझ लें। जो कंडीशन और वारंटी है ये दोनों ही दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार है एक्सप्रेस कंडीशन और एक्सप्रेस वारंटी,
और दूसरा प्रकार है इम्प्लाइड कंडीशन एंड इम्प्लाइड वारंटी। एक्सप्रेस कंडीशन जैसा कि इसके नाम से प्रकट होता है कि ऐसी कंडीशन जिसको लिखित शब्दों में अथवा मौखिक शब्दों में प्रकट किया जाए दोनों पार्टीज के द्वारा, ऐसी विशेष रूप से क्रेता के द्वारा, ऐसी कंडीशन को हम एक्सप्रेस कंडीशन कहते हैं। जबकि कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो प्रकट नहीं की जाती है, एक्सप्रेस नहीं की जाती है, लेकिन इम्प्लाइड होती है। तो ऐसी कंडीशन या वारंटी को गर्भित या गर्हित वारंटी या इम्प्लाइड वारंटी के नाम से हम जानते हैं। और इसके विषय में विस्तार से जो बात करता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का सेक्शन 14 से लेकर 17 तक इस पर प्रकाश डाला गया है। अब एक्सप्रेस कंडीशन तो बिल्कुल साफ है कि यदि मुझे उदाहरण के लिए हमने गाड़ी खरीदने हम जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि एक मोटरसाइकिल खरीदने जा रहा हूँ, तो उस मोटरसाइकिल का मॉडल, अगर मैं विक्रेता से कहूँ कि उस मोटरसाइकिल का मॉडल वर्ष 2015 से पुराना नहीं होना चाहिए, तो ये विक्रेता की जिम्मेदारी है कि वह वर्ष 2015 से पुराना मॉडल मुझे न प्रदान करे। तो ये मैंने शब्दों में उसको अपनी इच्छा जाहिर कर दी। अथवा मैं अपनी एक लिस्ट बनाकर विक्रेता को दे आता हूँ कि 2015 से पहले का मॉडल नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरह से उसका इंजन कभी खुला नहीं होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारी बातें मैं लिख करके विक्रेता को देता हूँ और विक्रेता उसके पास जो स्टॉक अवेलेबल है उसमें से ऐसी गाड़ी देता है जो इन सारी कंडीशंस को मीट करती है। तो ये तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्रेस इम्प्लाइड कंडीशन वाली स्थिति है, जिसमें कि मेरी सारी बातें जो है वो प्रकट रूप में समक्ष रखी हुई है और उसी को मेरे जो विक्रेता है उसको मीट करना है। लेकिन कई ऐसी कंडीशन होती है जो इम्प्लाइड होती है, गर्भित होती है, जो प्रकट नहीं की जाती है, लेकिन उसको समझने की आवश्यकता होती है। जो परिस्थिति होती है उसके अनुरूप उसको समझने की आवश्यकता होती है। तो उस पर भी ये एक्ट प्रकाश डालता है। अधिनियम कहता है कि इम्प्लाइड कंडीशंस जो है वो क्या-क्या हो सकती है। तो इसमें सबसे पहला है कंडीशंस एज टू टाइटल। यहाँ पर टाइटल से तात्पर्य है कि ओनरशिप की बात हम कर रहे हैं। टाइटल को हम कहते हैं ओनरशिप, कि जिस वस्तु को विक्रेता बेचने जा रहा है उस पर उसका स्वामित्व होना नितांत आवश्यक है। यदि उस वस्तु पर उसका स्वामित्व नहीं है, उसकी ओनरशिप नहीं है, तो उसे ये अधिकार कोई नहीं देता कि वह उस वस्तु को क्रेता को बेच सके। और यदि वह बेचता है तो इसके लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा इस एक्ट के तहत। इसलिए जो वस्तु बेची जा रही है उस वस्तु का ये निर्धारण कि उसका स्वामित्व विक्रेता के पास है, ये उसे सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ठीक इसी तरह से अगली बात हम कहते हैं सेल बाय डिस्क्रिप्शन। यदि किसी वस्तु का विक्रय किसी डिस्क्रिप्शन या विवरण के माध्यम से हो रहा है, जिसमें कि सारी बातें किसी वस्तु के बारे में लिखी हुई है या उस विक्रय के बारे में लिखी हुई है, तो उस स्थिति में मैंने अपना एक पर्चा, क्रेता ने अपना एक पर्चा पूरे डिस्क्रिप्शन का दे दिया कि हमको ये फीचर्स के साथ फलां वस्तु चाहिए। तो उस स्थिति में इसको हम कह सकते हैं कि सेल बाय डिस्क्रिप्शन है। तो ऐसी स्थिति में ये दायित्व हो जाता है कि जो भी डिस्क्रिप्शन उसको दिया गया है उस डिस्क्रिप्शन को वह वस्तु मीट करे, वो सारे डिस्क्रिप्शन उसमें उपस्थित हो। ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है। ठीक इसी तरह से कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कि जो क्वालिटी और फिटनेस की जब हम बात करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए हम किसी वस्तु को क्रय कर रहे हैं उस उद्देश्य को पूरा करने वाली हो। अगर मैं घोड़ा खरीदने जा रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि मुझे एक रेसिंग हॉर्स चाहिए। तो जैसे ही मैं कहता हूँ मुझे एक रेसिंग हॉर्स चाहिए, तो इसका मतलब साफ है कि मुझे एक तेज तर्रार घोड़ा चाहिए। तो इसका तात्पर्य है कि मैं उसको रेस में उपयोग करना चाहता हूँ। तो ये फिटनेस है उसकी, कि उसकी फिटनेस इस स्तर की होनी चाहिए कि वह रेस में पार्टिसिपेट कर सके। यदि मुझे उसके बदले कोई लंगड़ा घोड़ा दे दिया जाए तो वो उस कंडीशन की ब्रीच होगी, इम्प्लाइड कंडीशन का ब्रीच माना जाएगा। ठीक इसी तरह से जो क्वालिटी है, क्वालिटी की जो स्टैंडर्ड परिभाषा है, कन्फर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स, वो मीट होना चाहिए
यद्यपि कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट वाली जो बात है वह मीट होना कई बार संभव नहीं होता है, लेकिन कन्फर्मेंस टू स्टैंडर्ड की जब हम बात करते हैं तो वो मीट अवश्य होना चाहिए एज ए इम्प्लाइड कंडीशन। ठीक इसी तरह से कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी की जो व्यवसायिक मान के चलता है ग्राहक की जो भी यहाँ पर रखा हुआ है वो बिक्री के लिए एकदम सूटेबल और फिट है, तो इस तरह से वो उस अजम्पशन को मीट करता हुआ जो वस्तुएं है उस तरह की होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से जो कंडीशंस इम्प्लाइड बाय कस्टम्स, किसी व्यापार या व्यवसाय की जो कस्टम्स होते हैं उसके अनुरूप वह होना चाहिए, तो उसको माना जाएगा कि इस इम्प्लाइड कंडीशन को ये मीट कर रहा है। ठीक इसी तरह से अगला है सेल बाय सैंपल। अगर सैंपल के माध्यम से सेल हो रहा है कि विक्रेता सैंपल देने के बाद फिर वस्तु को बेचता है, तो जो सैंपल में जो उपलब्धता है गुड्स की, वस्तु की, वैसा ही एक्चुअल या जो वास्तविक वस्तु है वो भी वैसी ही होनी चाहिए, तो उसको कहेंगे सेल बाय सैंपल। अगर उसमें भिन्नता है तो ये मूल रूप से इस इम्प्लाइड कंडीशन का ब्रीच माना जाएगा। ठीक इसी तरह से कंडीशन एज टू होलसमनेस, तो कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम के जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो नितांत आवश्यक है, उदाहरण के लिए एक माउस, एक कीबोर्ड, एक मॉनिटर, एक सीपीयू, और यदि आपने कुछ स्पेसिफाई किया है तो वो सारी चीजें, तो ये मिलकर के मेरा एक कंप्लीट डेस्कटॉप या सिस्टम बनता है। तो यदि मैं दुकानदार के पास जाऊं और मुझे कहूं कि मुझे एक डेस्कटॉप सेट चाहिए और वह केवल मुझे एक मॉनिटर ला कर दे दे और कहे कि ये रहा आपका डेस्कटॉप, तो ये होलसमनेस को मीट नहीं करता है। होलसमनेस अर्थात उस पूरे वस्तु का जो भी सेटअप है वो समूचा सेटअप उसके साथ होना चाहिए, तभी उसको कहा जाएगा कि ये होलसमनेस वाली इम्प्लाइड कंडीशन को मीट करता है। अब दूसरा आता है इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड वारंटी में पहला है वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन। सेक्शन 14 सबसेक्शन 6 के तहत ये जो वारंटी है ये भी कहीं ना कहीं जो पहली वारंटी हमने टाइटल के पहली कंडीशन जो डिस्कस की थी यहाँ पर, ये पहली कंडीशन एज टू टाइटल, राइट, तो इसकी कोरोलरी कही जा सकती है वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन, कि ये जो ओनरशिप है या पोजीशन है दोनों ही विक्रेता के पास होनी चाहिए जबकि उस गुड्स को दिया जाना है, तो ये कहलाती है वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन। ठीक इसी तरह से वारंटी अगेंस्ट एनकम्बरेंसेस, तो एनकम्बरेंसेस को हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी है, तो जो वस्तु जो बेची जा रही है तो उसमें बेचने से पहले या बेचने के बाद जो कीमत दी गई है उसके इतर कोई दूसरे अतिरिक्त चार्जेस ग्राहक को देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि हो सकता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो तो आपको देनी पड़ती है कई बार, तो वो एक अलग बात है, उसको ग्राहक और जो क्रेता और विक्रेता आपस में अपनी समझ से निर्धारित कर लेते हैं कि कौन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देगा। यद्यपि अधिकांश केसेस में जो क्रेता होता है वही बियर करता है, लेकिन कुछ केसेस में सेलर भी देते हुए पाए जाते हैं, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आदि को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा किसी भी एक्स्ट्रा चार्ज का बर्डन ग्राहक के ऊपर नहीं दिया जा सकता, और अगर ऐसा है तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है वो विक्रेता को देना होगा क्रेता को डैमेजेस के रूप में। ठीक इसी तरह से वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, कि अगर कोई घातक वस्तु बेची जा रही है, उदाहरण के लिए पॉइजन बेचा जा रहा है या कोई भी ऐसी वस्तु जिससे उपभोक्ता को हानि हो सकती है, या उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु को शेक किया जाए, अधिक शेक करने पर उससे ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट से किसी की जान हानि हो सकती है, तो मूल रूप से इस तरह के जो गुड्स होते हैं उनके नेचर को डिस्क्लोज करने की जिम्मेदारी भी विक्रेता की होती है। तो बहुधा हम देखते हैं कि जब हम प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उस पर चेतावनी लिखी होती है कॉशन के रूप में, जिसको यदि हम ध्यान से पढ़े तो वह उसके डेंजरस होने की बात को बताती है।
यदि विक्रेता न भी बताए तो भी जो डिस्क्रिप्शन लेबल लगा होता है किसी भी प्रोडक्ट पर, उसमें ये बातें लिखी हुई होती है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको रेड लेबल में अक्सर लिखा जाता है लाल रंग में। उदाहरण के लिए हम दवाइयाँ भी लेते हैं तो दवाइयों के ऊपर एक लाल पट्टी होती है जिसपे कॉशन में लिखा होता है। उदाहरण के लिए कॉमन मेडिसिन है पैरासिटामोल, जिसका जब हम परचेज करते हैं तो उसमें लिखा होता है एक्सेसिव कंजम्पशन कॉजेज स्वेलिंग इन लीवर एंड किडनी, इस तरह से वो कहता है। तो इस तरह के जो लेबल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उसके डेंजरस नेचर को बताते हैं। ठीक इसी तरह से वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। तो इस तरह से देखते हैं कि जो क्वालिटी और फिटनेस है वो किसी पर्टिकुलर व्यापार या व्यवसाय के जो नियम या कस्टम्स है उसके अनुरूप वह क्वालिटी डिजाइंड है, और साथ में उसके यूसेज को लेकर जो क्वालिटी रिक्वायर्ड है वह भी उसकी इंश्योर करती है। ठीक इसी तरह से हम पाते हैं कि ये कुछ 4 महत्वपूर्ण इम्प्लाइड वारंटीज हैं, और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ब्रीच ऑफ वारंटी जो होती है वो अधिकार देती है सेलर को, बायर को या क्रेता को, कि वह उससे जो होने वाले डैमेजेस है उसको रिकवर कर सके, किंतु इस आधार पर वह कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। ये समझने वाली बात है। ठीक इसी के विपरीत यदि इनमें से किसी कंडीशन की ब्रीच होती है, इनमें से किसी भी बात का भंग होता है, माना नहीं जाता है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट को भी निरस्त किया जा सकता है। अब अगला बिंदु है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। इसको कहते हैं क्रेता सावधान या ग्राहक सावधान, जो भी आप कह लीजिए, केविएट एम्प्टर। तो केविएट एम्प्टर का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लॉ में प्रस्तुत किया गया है, इसमें कहा गया है इसका मतलब होता है कॉशन बायर और लेट द बायर बी अवेयर, अर्थात कि ग्राहक सावधान, क्रेता अपनी सावधानी स्वयं बरते। तो यहाँ पर ये मुख्य बात है इसके समझने वाली कि ये ड्यूटी है बायर की कि वह केयरफुल रहते हुए अपने वस्तुओं को खरीदे जो उसकी रिक्वायरमेंट के को मीट करती है, और यदि उसकी पूछताछ में यदि कोई कमी है तो सेलर की बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है कि वो किसी भी तरह के डिफेक्ट या गुड्स के बारे में बहुत अधिक जानकारी को डिस्क्लोज करे। तो जिस उद्देश्य के लिए मैं किसी वस्तु को खरीदने जा रहा हूँ वो उद्देश्य मुझे पता होना चाहिए। मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ उसकी संक्षिप्त जानकारी मुझे होनी चाहिए, और उसी के अनुरूप मुझे उसका क्रय करना चाहिए। तो ये इन बातों का ध्यान रखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो उन बातों को ये केविएट एम्प्टर का सेक्शन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर करता है। यद्यपि वर्तमान समय में हम पाते हैं कि कंज्यूमरिस्टिक एरा में हम जी रहे हैं, तो इसमें ग्राहकों को कई अधिकार प्राप्त है। उन अधिकारों को हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में समझने का प्रयास किया, जो कि ग्राहकों को सशक्त बनाता है, एम्पावर करता है। वही सेल ऑफ गुड्स एक्ट किसी न किसी रूप से विक्रेताओं को एम्पावर करता है और उन पर अंकुश भी लगाने का कार्य करता है। उनकी अनुचित जो गतिविधियां हैं उन पर अंकुश लगाने का भी कार्य करता है। तो जब हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर, तो इसके तहत कोई भी विक्रेता ये नहीं कह सकता कि हम ग्राहक को कुछ भी नहीं बताएंगे। उदाहरण के लिए हमने कहा कि कोई वस्तु अगर डेंजरस है तो वो डेंजरस वस्तु के बारे में ग्राहक को बताना आवश्यक है। उदाहरण के लिए कोई एक्सप्लोजिव है और कोई बच्चा उस एक्सप्लोजिव को खरीदने आता है, उसके पास धन भी है, वह उसको धन भी दे सकता है, उसके बदले कीमत दे सकता है, किंतु ये ग्राहक का दायित्व है कि वह इस तरह के उत्पाद एक छोटे बच्चे को न प्रदान करे। ये इम्प्लाइड वे में इसके लिए एथिकल, मोरल और लीगल तीनों तरीके से एक गलत कार्य माना जाएगा। तो इसके कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर जो सेक्शन 16 में कंटेन किया गया है एक्ट के, इसके कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ अपवाद है। इन अपवादों को छोड़कर तब डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर लागू होता है। तो इसमें पहला है मिसरिप्रेजेंटेशन बाय द सेलर। अगर विक्रेता के द्वारा गलत जानकारी या गलत बातें किसी भी वस्तु के बारे में प्रस्तुत की गई हो तो वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। ठीक इसी तरह से किसी भी वस्तु में यदि किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट है, कोई खराबी है, और उस डिफेक्ट को विक्रेता यदि छुपा लेता है, बताता नहीं है, उसको कंसील कर लेता है,
तो ऐसी स्थिति में भी डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर अप्लाई नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जब सेल बाय डिस्क्रिप्शन हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जो बातें लिखी हुई है उन बातों के अतिरिक्त यदि कुछ अन्य बात उस गुड्स में या वस्तु में हो और उसकी वजह से हम देखें तो उसको भी अपवाद माना जाएगा कि इस तरह की स्थिति में डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर अप्लाई नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार अगर सैंपल के माध्यम से सेल हो रही है कि हमने पहले कोई नमूना अपने ग्राहक को दिया और उस नमूने की स्वीकृति आने के बाद ग्राहक की तरफ से हमने तब जो वास्तविक कंसाइनमेंट है वो उसे प्रदान किया। तो इस स्थिति में जो सैंपल है और जो वास्तविक कंसाइनमेंट है दोनों में एक रूपता होनी चाहिए। अगर भिन्नता है तो ये राइट क्रेता के पास है कि वो कंसाइनमेंट को वापस कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब सेल बाय सैंपल हो रहा हो, सैंपल के माध्यम से विक्री हो रही हो, तो उस स्थिति में भी ये अपवाद माना जाता है कैविएट एम्पटर का। ठीक इसी तरह से सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों के माध्यम से अगर सेल हो रही है तो उस स्थिति में भी ऐसी स्थिति को भी कैविएट एम्पटर में अपवाद माना जाएगा। और किसी उद्देश्य विशेष में अगर उसमें फिटनेस फॉर पर्टिकुलर पर्पस में अगर आ रहा है तो उसको भी अपवाद माना जाएगा। और अंत में हम बात करते हैं मर्चेंटेबल क्वालिटी की। तो ये भी एक ऐसी स्थिति है जिसको कि कैविएट एम्पटर के केस में सेक्शन 16 के तहत एक अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है। अब अंतिम बिंदु जो है जिस पर हम प्रकाश डालेंगे वह है पासिंग और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। किस तरह से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को ट्रीट किया जाता है इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत, उसको समझेंगे। तो ये एक्ट कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर इज मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो बिक्री का अनुबंध होता है उसका मूल उद्देश्य ही होता है कि किसी भी गुड्स में, किसी भी वस्तु में जो स्वामित्व है वह विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित हो जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं माना जाएगा। ठीक इसी तरह से जो ओनरशिप की प्रॉपर्टी इन दी गुड्स हम कहते हैं या टाइटल हम कहते हैं, ये सारे शब्द मूल रूप से स्वामित्व को दर्शाते हैं, ओनरशिप को दर्शाते हैं किसी भी वस्तु में जिसकी ओनरशिप है। अब हो सकता है कि कोई वस्तु ए के स्वामित्व में हो किंतु हो सकता है कि उसके पास उसके पोजीशन में न हो, उसके अधिकार उसका स्वामित्व तो है किंतु उसके पास उपलब्ध न हो। तो ये स्थिति हो सकती है। या हो सकता है कि वह वस्तु उसके पास हो किंतु उस पर उसका स्वामित्व न हो। ये दोनों ही बातें बहुत गहराई से समझने वाली है। तो यदि स्वामित्व नहीं है किंतु उसकी उपलब्धता मेरे पास है तो मैं उसको कैसे डील करूंगा, और उपलब्धता नहीं है किंतु स्वामित्व है तो मैं कैसे डील करूंगा। दोनों बातें हैं। स्वामित्व होना पहली रिक्वायरमेंट है। पोजीशन आगे पीछे हो सकता है, आज नहीं है पोजीशन कल हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैंने कोई फर्नीचर खरीदा जिसके लिए मैंने पूरा प्राइस अपने विक्रेता को पे कर दिया, फर्नीचर को मिलने में भी 1 महीना बाकी है, लेकिन तो इस स्थिति में मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास ओनरशिप तो पूरी है लेकिन पोजीशन नहीं है। तो ओनरशिप का होना आवश्यक है। अब चूंकि ओनरशिप है तो मेरे पास ये राइट है कि मैं उस फर्नीचर को पुनः किसी को भी विक्री कर सकता हूं। लेकिन मेरे पास फर्नीचर रखा हुआ है जो मेरे मित्र का है और कोई मेरे पास आता है और ये कहता है कि ये फर्नीचर बहुत अच्छा है और मैं इसको लेना चाहता हूं और मैं उसको बेच दूं, जबकि मेरा मित्र उसे बेचना ही नहीं चाहता था। तो इस स्थिति में वह एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन की श्रेणी में आ जाएगा। तो इस तरह से हमको इन छोटी छोटी बातों को समझना आवश्यक है। तो इन सब बातों को समझते हुए हम जानते हैं कि एक प्रेसाइज मोमेंट ऑफ टाइम होता है जहां पर कि प्रॉपर्टी इन द गुड्स जो है वो पास होती है, जो स्वामित्व है वो सेलर से बायर की तरफ हस्तांतरित होता है। हस्तांतरित होने में बहुत छोटी बातें होती है, केवल कीमत का दिया जाना ही हस्तांतरण नहीं है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की कंडीशंस है, जो भी उसकी शर्तें हैं, नियम है, वह अगर 100% मीट होते हैं तो कहा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पूरा है। और जो टाइटल इन दी गुड्स है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी इन दी गुड्स है, जो भी हम जिन भी शब्दों का, फ्रेजेस का इस्तेमाल करें, वो माना जाएगा कि अब ट्रांसफर हो गई है। तो इस तरह से
कई सारी बातें इसमें उठती है कि ट्रांसफर और ओनरशिप में इसको समझना बहुत आवश्यक है, और ये नितांत आवश्यक है कि किसकी ओनरशिप है, किसकी पोजीशन है। यही निर्धारित करती है कि कौन उसके जोखिम को वहन करेगा, और साथ ही किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट अगर कोई कार्यवाही होनी है तो वह किस आधार पर होगी, वह इस पोजीशन और प्रॉपर्टी इन दी गुड्स पर निर्भर करती है। इसी के साथ हम अपनी बात को यही विराम देते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।